हेलो दोस्तों, सिद्धांत आईएएस एकेडमी कानपुर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये है हिंदी की सीरीज और आज हम देखेंगे अपना अध्याय नंबर 2। अध्याय 1 में हमने स्वर वर्णों को जाना था और इस अध्याय में हम व्यंजन वर्णों पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि भाषा किसे कहते हैं, वाणी की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, और संस्कृत की भाष धातु से इसका निर्माण हुआ है। ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई उच्चारण के आधार पर ध्वनि होती है, वहीं लिपि के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। जब भी ध्वनियों को कागज पर लिखते हैं तो कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक, तो लिपि यानी लिखने का तरीका हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और वर्तमान काल में जो संस्कृत भाषा है वो भी देवनागरी लिपि का प्रयोग करती है। अध्याय नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि प्राचीन काल में संस्कृत देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती थी। ठीक है, वो किस लिपि में लिखी जाती थी और इंग्लिश वर्तमान काल में किस लिपि में लिखी जाती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, जिनको आंसर नहीं आता है वो प्लीज मेरा पुराना वीडियो जाकर के देखें। चैप्टर नंबर 1 यानी अध्याय 1 में मैंने स्पष्ट रूप से बताया है। फिर बात करते हैं वर्ण की, तो वर्ण कितने थे, 52 वर्ण, और इन वर्णों को दो भागों में विभाजित किया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, इनकी संख्या 11, और व्यंजन ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है और इनके संख्या 33 है। ठीक, स्वरों के 3 प्रकार होते हैं, रस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। वहीं व्यंजन के भी 3 प्रकार हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो अब हम जानेंगे व्यंजन वर्णों के विषय में। तो प्रत्येक व्यंजन जो है वो छोटा आ से मिलकर के पूर्ण होता है। ठीक, अगर छोटा आ निकाल दिया जाता है तो वो अपूर्ण व्यंजन हो जाता है और उसमें हलंत लग जाता है। ठीक, यानी ये जो हलंत वाला का है ये आधा है, ये जो हलंत लगा है इसका मतलब यह है कि इसमें से छोटा आ निकाल दिया गया है। और जब भी आप ये का देखोगे तो इसमें आपका आ लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने व्यंजनों में पढ़ा था कि व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमने क्या बताई थी, 25 बताई थी। देखते हैं कैसे 25 है। तो हम ये जानते हैं कि का से मां तक के व्यंजन जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श कहते हैं। क्यों कहते हैं कि जब भी इनका उच्चारण किया जाता है तो जो जीभ है वो उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनको 5 परिवारों में बांटा गया है जिन्हें हम वर्ग का नाम देते हैं और प्रत्येक परिवार में 5 सदस्य हैं, यानी 5 वर्ण हैं। आप यहां देख रहे हो ना, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक, तो जब भी आपसे कोई बोले वर्ग तो भैया ये बड़ी इकाई है और वर्ग के अंतर्गत वर्ण आता है। ठीक है, तो यहाँ पर परिवार का मुखिया है का, यहाँ पर है चा, यहाँ पर है टा, यहाँ पर है ता, यहाँ पर है प वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर कुल कितने वर्ग हो गए, 5 वर्ग हो गए, और पांचों वर्ग में कुल कितने सदस्य हो गए, 5। तो टोटल कितने हुए, 25। तो यही तो हमने देखा था कि स्पर्शों की संख्या कितनी है, 25 है। ठीक है, फिर बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को ही पाणिनि ने क्या कहा है, यण कहा है। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली में यण प्रत्याहार होता है जिसके अंतर्गत य, र, ला, वा आते हैं। ठीक है, आपके पेपर में कभी कभी ऐसे भी करके पूछा जाता है कि य, र, ल, व को पाणिनि ने किस नाम से संबोधित किया है, तो आप बताएंगे यण के नाम से संबोधित किया है। इन्हें हम और भी क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं अर्ध स्वर। अर्ध स्वर, आधे स्वर, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए हम पढ़ किसके सेक्शन में रहे हैं, हम व्यंजन वर्णों के सेक्शन में पढ़ रहे हैं ना। तो ये आधे वर्णों, ये आधे व्यंजन होते हैं और आधे स्वर होते हैं। ठीक है, ना तो ये पूरी तरीके से व्यंजन में आते हैं और ना ही ये पूरी तरीके से स्वर में आते हैं।
ठीक, अंतस्थ यानी मध्य में स्थित होते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं, ठीक। और फिर बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की, तो जब भी इसका उच्चारण, इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो जीव्या उच्चारण स्थान पर घर्षण करती है और उससे गर्म वायु का प्रवाह होता है, और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो देखिए अंतस्थ भी 4 हुए और ऊष्म भी 4 हुए, ठीक है। अब बाकी हैं संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजनों को व्यंजन के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, लेकिन फिर भी हम इन्हें काउंट करेंगे और इनकी संख्या कितनी है, 4 है। और ये कौन कौन से हैं, च, त्र, ज्ञ, श्र, ठीक। जो आपके पेपर में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि क्ष का निर्माण कैसे हुआ, तो ये क्या है, आधा का प्लस श। कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी दे देगा, आधा का प्लस आधा श प्लस आ, ठीक है, कहीं कहीं ये भी दिया होगा। तो यहां पर मैंने ये कंप्लीट कर दिया है, यानी कि यहां पर आ ऑलरेडी लगा हुआ है। तो क्ष का निर्माण क और श से हुआ है। श ध्यान से देख लीजिए कौन वाला श है। इसके बाद त्र का निर्माण हुआ है त और र से, आधा त है और र है। फिर ज्ञा का किससे हुआ है, ज और इया से। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला अगर कोई व्यंजन है तो वो ज्ञा पूछा जाता है कि इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक। इसके बाद हम श्रा देख लेते हैं, मैं यहां पर लिखना भूल गया हूं। श्रा का निर्माण कैसे होता है, श और र। इसमें शा पर ध्यान दीजिएगा कि ये कौन सा श मैंने यूज करा है, ठीक है। तो ये आपके कितने हैं, 4 हैं। तो अब आप देखिए 25 प्लस 4 29 प्लस 4 33 प्लस 4 37, ठीक। तो ये कितने हुए आपके, टोटल 37 हुए। अब 37 ये हैं प्लस 11 आपके क्या थे, स्वर थे, तो कितने हुए आपके, हुए 48 व्यंजन। अब भी कितने व्यंजनों की कमी है, अभी भी 4 व्यंजनों की कमी है। तो हम देखते हैं वो कौन कौन से हैं। उच्चारण की सुविधा के लिए ड और ढ है, उसके नीचे हमने बिंदी लगा करके 2 नए वर्ण भी बना लिए, ठीक है। इसके अलावा अनुस्वार, चंद्र बिंदु और विसर्ग को भी व्यंजन के अंतर्गत समझा जाता है। क्यों समझा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण भी स्वरों की सहायता के बिना नहीं कर सकते। जैसे अब आप ही देख लीजिए, अंग और अह है, अंग और अह, ठीक। तो इसको आप क्या कहते हो, विसर्ग कहते हो। तो इसके लिए भी तो आ लिखना पड़ा, ठीक है। तो ये बिना वर्णों की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं, इसी वजह से इसको भी क्या कहते हैं, इसको भी व्यंजन माना गया है, ठीक है। तो अभी ये अनुस्वार और चंद्रबिंदी ये आपके 1 हुए और ये विसर्ग आपका 1 हुआ। कुल मिला के ये कितने हैं, ये 2 हैं और ये 2, टोटल कितने हुए, 4 हुए। और 48 में अब जब 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 52 वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। आपसे सवाल पूछा जाएगा पेपर में कि उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। भैया उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन को 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य, पार्श्विक, प्रकंपित, उच्छिप्त, संघर्षहीन, ठीक है। तो देखते हैं स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो क ख ग घ, अंगा छोड़ दिया, ट ठ ड ढ, इया छोड़ दिया, त थ द ध, न छोड़ दिया, प फ ब भ, म छोड़ दिया। देखिए हमने जो 4 वर्ग लिए हैं उनमें भी जो 5वां सदस्य है, जो नासिक के व्यंजन है, उसे हमने छोड़ दिया, और च छ ज झ को भी हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो च छ ज झ और ये जो नासिक के व्यंजन है, इसके अलावा जितने भी स्पर्श व्यंजन थे उन्हीं को क्या नाम दिया गया, स्पर्शी व्यंजन का नाम दिया गया है, ठीक है। अब डायरेक्ट आप यहां पर देखिए स्पर्श संघर्षी, तो च छ ज झ को क्या कहा जाता है, स्पर्श संघर्षी। फिर है संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं, देखिए ये तीनों श हैं, ह है, यानी ऊष्म व्यंजन। उसके बाद ख, ज और फ, इन्हें हम क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहते हैं। फिर नासिक के आप सभी जानते हो, जो आपके स्पर्श व्यंजन थे,
जो आपके 5 वर्ग थे उनके अंतिम जो वर्ण है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, नासिक्य कहते हैं। ठीक है, यानी पंचमाक्षर जो हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, नासिक्य कहते हैं। और पार्श्विक जो कि कई बार पूछा गया है, ला को कहते हैं, प्रकंपित र को कहते हैं, उच्छिप्त आपके हैं ड ढ, देखिए बिंदी नहीं लगी है इसमें, ये उच्छिप्त कहलाते हैं। और संघर्षहीन यण को ही क्या कहते हैं, संघर्षहीन कहते हैं। आई होप आपको ये रट गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर ध्वनि की गूंज के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। यानी जब आप वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो स्वर तंत्रियां क्या होंगी, झंकृत होंगी, यानी एक गूंज होगी। तो कुछ वर्णों के उच्चारण में गूंज होंगी और कुछ वर्णों के उच्चारण में गूंज नहीं होंगी। तो जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। और इसे कभी कभी सघोष करके भी बोला जाता है। और जिनमें नहीं होंगी उन्हें क्या कहा जाएगा, अघोष कहा जाएगा। ठीक, यानी जिनमें स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, जिसमें गूंज उठती है, उन्हें हम घोष और सघोष कहते हैं। और जिनके उच्चारण में गूंज नहीं होती है उन्हें हम अघोष कहते हैं। तो घोष के अंतर्गत क्या क्या आते हैं भाई, जितने भी स्वर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, घोष कहा जाता है। और तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण को, यानी हर वर्ग के अंतिम 3 वर्णों को भी क्या कहा जाता है, घोष कहा जाता है। और अंतस्थ यानी य व र ल प्लस ह को क्या कहा जाता है, घोष कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अघोष में क्या आते हैं। भाई जो बच जाएंगे वो अघोष में आएंगे। तो बचे कौन, वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण बच गए और ऊष्म व्यंजन बच गए। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन और वर्गों के पहले और दूसरे जो वर्ण होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, अघोष के अंतर्गत। तो ध्वनि की गूंज के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है। वही है घोष, सघोष और अघोष। अंतिम देखिए आपके वर्गों के अंतिम 3 वर्ण हैं। ठीक, और यण है और ह है और सभी स्वर। ठीक, वहीं अघोष तो पहले दूसरे व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इनको क्या कहा गया है, अघोष कहा गया है। श्वास वायु के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। प्राण का अर्थ होता है वायु, अल्प यानी थोड़ा, जब भी थोड़ी वायु निर्गत होती है तो वहां पर अल्प प्राण कहलाते हैं वो वर्ण। और जब भी ज्यादा वायु निर्गत होती है तो उसे महाप्राण कहते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। और जो अंतस्थ है उन्हें भी हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। अब महाप्राण की बात करें तो दूसरा और चौथा, देखिए उसमें विषम स्थानों वाले वर्ण थे, इसमें सम स्थानों वाले वर्ण हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, महाप्राण कहा जाता है। और इसमें ऊष्म व्यंजन भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं। दोस्तों अगर अब भी आपको कोई समस्या हो रही हो तो आप सिद्धांत आईएएस एकेडमी के ही संस्कृत सेक्शन में जाइएगा, वहां पे मैंने इसको प्रत्याहारों के माध्यम से बताया है और आप इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो आप वहां जाइए और आप इसको देखिए कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं। नहीं तो अगर आप यहीं पर ही रट सकते हैं इसको, आप समझ सकते हैं इसको कि जो भी आपके विषम स्थानों पर हैं उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है, जो सम स्थानों पर हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। ठीक है, उसी को ही हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है कि श्वास वायु के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। तो आप देखिए पहला, तीसरा और पांचवा, ये आपके क्या हैं, ये आपके अल्प प्राण, यण और स्वर, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर दूसरा और चौथा यानी सम स्थानों वाले जो वर्ण हैं वो प्लस आपके ऊष्म व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है,
अगर हम बात करें कि पेशीय तनाव के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो पेशीय तनाव के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं, कठोर व्यंजन और शिथिल व्यंजन। ठीक है, कठोर व्यंजन अघोष और महाप्राण, इन्हें हम क्या कहते हैं, कठोर व्यंजन कहते हैं। वहीं घोष और अल्प प्राण व्यंजनों को क्या कहा जाता है, शिथिल व्यंजन कहा जाता है। आइए जान लेते हैं कि द्वित व्यंजन क्या होते हैं। देखिए, जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तब वह क्या कहलाता है, द्वित व्यंजन कहलाता है। समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं, हम वापस से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो देखिए, ये है आधा का और ये है पूरा का। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, पक्का यानी आधा का और पूरा का, यही तो कह रहा है कि एक व्यंजन अपने समरूप व्यंजन से मिलता है तो वो क्या कहलाता है, द्वित कहलाता है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एक आधा होगा और एक होगा पूरा, और दोनों आपस में जुड़े होंगे। ठीक है, आधा चा और पूरा चा, कच्चा। चम्मच में देखिए एक आधा माँ है और एक है पूरा माँ। पत्ता में एक आधा ता है, एक है पूरा ता। तो द्वित व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है यानी आधा होता है, और जो दूसरा व्यंजन होता है वो स्वर सहित होता है। ठीक है दोस्तों, हमने अपने दूसरे अध्याय को यहीं पर समाप्त कर लिया है। ठीक है, हम जान चुके हैं कि स्वर वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। ठीक, इनके उच्चारण के स्थान के बारे में हम अपने अगले अध्याय में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को रिवाइज करते रहिए, शेयर करते रहिए और लोगों को इनकरेज करिए सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।